आगे बढ़ाएं। मैं कल उनसे बताया कि आप आए और इसको देखें। तो एक संतुष्ट उपभोक्ता जो है वो सबसे बड़ा प्रचारक होता है, ज्यादा नहीं। अगर 10-20 जो है निकल जाएंगे तो अपने आप औषधि का कारवां जनपद गाजीपुर में चलेगा। हालांकि अभी तो 4 लोग के कंधों पर ही है बृहद, जैसे हमारे बैदराज जी हैं और क्या कहते हैं प्रधान जी हैं, अरविंद जी हैं, 4-6 ही किसान हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक कारवां और आगे तक बढ़े। आज केवल चिंगारी उठ रही है और ये आगे और बढ़ेगी। सूर्य उग रहा है और आगे बढ़े। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आज ये मरतब आ जाइए, अपनी बातों को रखिए। आप आइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार राय है, रेवतीपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और सभी अधिकारीगण और ये किसानों को नमस्कार। मैं बस थोड़ी सी बात अपना रखना चाहता हूं। इसमें हम लोगों की यात्रा 1998 से शुरू है और बहुत से वक्ताओं ने आया तो यही लगा कि घूमना ही और गोष्ठियों में भाग लेना ही सभी समस्याओं का निदान है। और उसी निदान के अंतर्गत हम लोग घूमते घूमते हम लोगों का क्षेत्र, अभी डीएचओ साहब ने बताया कि लगभग 1 बीघे में 1 लाख रुपए शुद्ध आय पे जो है वहाँ किसान खड़े हैं, खेती करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं। मुख्यतः परवल और ये केले, ये 2 फसलें ऐसी हैं जो बीघे में 1 लाख पे खड़ा है। बहुत सारे, हमको लगता है कि रोज 1-2 किसान जो है आते रहते हैं, वहाँ पे भ्रमण करते हैं, प्रश्न करते हैं। अभी तो हम लोगों ने वहाँ टिश्यू कल्चर का वो लगा दिया है, हार्डनिंग सेंटर लगा दिया है। जो 18 रुपये का हम लोगों का पौधा आता था, जलगांव से 8 रुपये डीजल का खर्च होता था, वो सब खत्म होकर 10 रुपये 12 रुपये में केले का पौधा उपलब्ध हो जाएगा। खैर ये विषय वो नहीं है। हम बस यहाँ चूँकि ये जो गोष्ठियाँ होती हैं इसमें बहुत सारी जो है वो बातें निकल के आती हैं और यही सारी चीज़ों का समाधान है। तो उसमें बस हम एक मंच के सामने प्रश्न जो है रखना चाहते हैं। वो प्रश्न है हमारे गांव का लगभग 800 से लगभग 1000 एकड़ के आसपास जमीन जो है बाढ़ जब आती है तो बुआई ही नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही रह जाती है, खाली रह जाती है। और लगातार जो है कई सालों से उस पर विचार बन रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी फसल पूरे विश्व से ढूंढ के लाई जाए जिससे कि उस पर हम अपना जो है आय जो है उस जो बेकार पड़ी हुई जमीन है उसको कैसे जो है वो आय परक बनाई जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग पिछली बार वहाँ बनारस भी गए थे। जामनी सर, नंदन सर, इन सब लोगों से बहुत ज़्यादा बात हुई थी और ले आके लगाए थे ये ड्रम स्टिक। उसमें जो बड़े पैमाने पर हम लोग ड्रम स्टिक लगाए थे, लेकिन जो है बाढ़ हो आ गई, फिर जो है ड्रम स्टिक चला गया। लेकिन हम बस मंच के सामने यही रखना चाहते हैं कि क्या कोई भी वो विकल्प है, वो खाली होता है खेत फरवरी में, 15 फरवरी के बाद वो खेत खाली हो जाता है और फिर जून में जा करके, जून जुलाई में जब पानी बरसेगा ज़्यादा या बाढ़ आएगी तो फिर तो इन बीच वाले ड्यूरेशन में कोई ऐसी फसल हो जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मार्केटिंग जो है उसको आराम से किया जा सके, या कहीं वो होता हो तो अपने देश में किसी भी कोने में होगा तो हम लोग जाके मिल लेंगे, किसानों से मिल लेंगे, मार्केट कहाँ इस पे भी मिल लेंगे। तो यही एक प्रश्न जो है रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। 94 51 27 67 64 और ये सब चीजें जो है वही संगम है। संगम में जो ही सब समस्याओं का समाधान 94 51 27 67 64। बहुत धन्यवाद ज्ञान। आइए आ जाइए। परम आदरणीय, मैं पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मैं सुबह 7 बजे से चलकर मिर्जापुर से यहाँ पहुंचा हूं और मोबाइल में जब आमंत्रण पत्र को देखा तो मैं आवश्यकता समझा कि यहाँ पहुंचना जरूरी है और कुछ पहुंचने पर सीखना भी जरूरी है। तो मैं पहले मंचासीन पर सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूं। मैं एक चीज अब बता दे रहा हूं कि मैं रिटायर्ड शिक्षक हूं। मिर्जापुर जनपद में मैं 74 से लेकर के 15-16 तक 2015-16 तक पढ़ाया। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया। उसके बाद मैं रिटायर हो चुका हूं
अब केवल एक ही मेरा कार्य है कि यदि इन किसानों के पॉकेट में पैसा हो जाएगा तो इनका बच्चा भी पढ़ लिख कर साहब बन जाएगा। इसी क्रम में मैंने एक चुनार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया। कंपनी के माध्यम से मैं कुछ सोच करके काम करना शुरू किया। वह इधर भी मैं घूमते हुए आ रहा हूँ कार से अपने। एक चीज का मैं अध्ययन किया फसलों को देखकर कि रोज यहाँ भी है नीलगाय कि नहीं है सर? आप लोग बताएं। है। इससे रक्षा पाने के लिए मैं कुछ प्रयोग करता हूं अपने यहाँ, और उस प्रयोग में मैं पाया कि अगर यह किसान फसल लगाए, जड़ी बूटी लगाए, तो रोज नहीं चरेगा। इवन बछरू भी आपके गांव से छूटकर चला गया, वो भी उसको नहीं चरेगा। उसका नाम है, कड़वा लगता है, तीखा लगता है, और उसका अभी मैं नाम बता दूंगा, लेकिन नाम नहीं बता रहा हूं, जिज्ञासा को बढ़ा रहा हूं। कड़वा लगता है, तीखा लगता है। काट करके उसका मेरा एक किसान भाई मैं स्वतः झाल में भर करके रखा हूं भूसौल में, और वह आज के इस डेट में, आज का रेट में, आज के टाइम टेबल के रेट में आयुर्वेद के लोग उसको 35 रुपए 30 रुपए किलो मांग रहे हैं उसके कांटा को। वो है क्या जी? काल मेघ है, आपने बताया और लोगों ने पीछे से बता दिया, इसलिए मैं पुरस्कार तो देना चाहता था, लेकिन पुरस्कार के बीच में मैं यह देखा कि 1 को दूं कि 10 को दूं। जी नहीं, भटकटैया की आप बात कर रहे हैं ना, उसके लिए ये एरिया सूटेबल नहीं है। उसके लिए पहाड़ी और पठारी एरिया राजस्थान का एरिया है। क्षमा करिएगा, मूल बातों पर आइए क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है। मूल बातों पर नहीं, इसके साथ ही साथ मेरे मिर्जापुर जनपद में सफेद मूसली, जो इस पंपलेट में लिखा हुआ है, सफेद मूसली का खेती आकर के करा दिया नकहरा गांव में लोग, कैलहट के पास में है, जो कि लौकी का जाना माना एरिया है, लौकी सब्जी का। तो नमस्कार। ऐसी स्थिति में जब सफेद मूसली पैदा हो गई, उसको साफ सुथरा करके बोरे में भर करके रखा, किसानों का रखा रह गया, लेने वाले नहीं आए। तो मुख्य चीज है कि किसान मेरा जिस चीज को छू देता है वह उसका रेटवे गिर जाता है, इसलिए हम छुएंगे जरूर, रेट भी लेंगे जरूर। इसी के साथ आप हमको मार्केट दीजिए। मैं तो एलोवेरा की खेती करा करके, एलोवेरा के विषय में 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ। हमारे गरीब जो परिवार झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं, जिनके पास बिगहा बिस्वा नहीं है, वो भी उन लोगों को मैं दौड़ा कर करके गांव में बताया कि आप लोग एलोवेरा की खेती करो। एलोवेरा में प्रयोग बतौर 1 बिस्वा लगा दिया भाई साहब, और उसको 80 पर ले करके PHU में ले करके बड़ी घुमा। ऐसी एलोवेरा में कोई ले ले, लेने वाला। मेरा नाम भागवत सिंह पटेल, 94 15 68 92 64। धन्यवाद। नोट करें, 94 15 68 92 64। चलिए,
गुरु जी ने जो है बता दिया है भाई, बुझौलिया बुझाया अब हम अपने मंत्र से जो है माननीय उत्कृष्ट पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए अपनी बातों को रखें। उत्कृष्ट पांडे जी। माताएं आए हुई हैं, मैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मैं उत्कृष्ट पांडे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आया हुआ हूँ। मंच पर हसीन सारे आदरणियों को मेरा नमस्कार। अपने बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा और मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं पढ़ाई लिखाई करके, मेरे पिताजी का सपना था बच्चा ऑफिसर बने, मैं बन भी गया। मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया एज असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने 5.5 साल देश की सेवा की। उसके बाद मुझे लगा मुझे और कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं हम लोगों का, जैसे बहुत सारे लोग अभी कोई साहब बोल रहे थे कि बच्चा पढ़ लिख के साहब बन जाए, तो वो लिगेसी हम लोग ढोते हुए बहुत ज़्यादा उसमें बहुत अपने बच्चों को बहुत अंडर प्रेशर कर देते हैं कि साहब नहीं बने तो फिर गड़बड़। तो साहब बन के ही सफलता नहीं पाई जा सकती। यहाँ तमाम सारे जो आप लोग एक कुशल किसान हैं, वो भी एक सफलता का एक बहुत बड़ा मायने है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब भी मैं आया गांव तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये तो फिर गड़बड़ है, कुछ पता नहीं क्यों चला आया छोड़ के यंग एज में। मैं 23 इयर्स में मैं यूपीएससी सेलेक्ट हो गया था। तभी मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगा कुछ करना चाहिए। एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, अपने गांव के युवा लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज हो कि नहीं यार, अपने यहाँ पर कुछ ऐसा काम करके भी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। तो मैंने फिर बहुत सारा स्टडी किया। फिर मैंने चंदन की खेती के बारे में सुना था। फिर मैं गया, इसकी ट्रेनिंग लिया साउथ इंडिया में। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड हो सकता है। फिर मुझे यहाँ आकर पता चला कि सिंह साहब के यहाँ भी बहुत सारे पुराने चंदन के पौधे हैं। तो मेरा जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि चंदन यहाँ नहीं हो सकता, उस पर सांप आते हैं, ये सब बहुत नल एंड वाइड है। वैज्ञानिक लोग भी इसको नहीं मानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 पौधे चंदन के मैं तैयार कर चुका हूँ। इनकी हाइट लगभग 14 से 15 फीट हो चुकी है। हमारे पास चंदन की नर्सरी है लगभग 1 लाख पौधों की, जो हम किसानों को देते हैं और उनको पूरी कंसल्टेंसी भी देते हैं कि इस तरीके से चंदन की खेती करना है। और 14 से 15 साल बाद जो किसान ये रहता है कि भाई उसका बच्चा है, 14-15 साल बाद आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छा मकान चाहिए होता है, एक अच्छी गाड़ी चाहिए होती है। तो वो सबका एक हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप इसकी खेती करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। मेरा फ़ोन नंबर है 9580250135। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा 9580250135। ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इस पर कभी भी इससे अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी कभी। मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये पौधा अब हम लोग बात कर लेंगे, बहुत महंगा नहीं है। हम लोग ये है कि पौधा आपको सड़कों में मैं दिखाना चाहूँगा। ये पौधा बहुत ही हेल्दी प्लांट हम लोग बनाते हैं और जिससे कि इसकी मोर्टेलिटी कम हो। बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मेरा फ़ोन नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दें। ये पौधा वैसे जो बल्क में लेता है हम लोग 130 के आसपास दे देते हैं जी। इसके अब यहाँ समय कम है, 14-15 साल में तैयार हो जाता है। मैं समय कम है इसलिए मैं और सारे लोग हैं, तमाम सारे लोगों को यहाँ पर अपनी बातें रखनी है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें
उस पर आप व्हाट्सएप करें सारी जानकारी। मैं कुछ, मेरा एक फेसबुक पेज है, हमने एक मार्सेलोन एग्रो फार्म नाम से एक कंपनी बनाई है, वो उसका फेसबुक पेज है। बाकी फ़ोन नंबर लेकर आप उसमें व्हाट्सएप करें, हम सारी चीज़ें आपको उस पर जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अरुण सज्जन साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप उत्कृष्ट पांडे जी को जो है पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें जो है। आइए उत्कृष्ट। आप लोग सेलर हैं, आप बायर हैं जो है, आप बायर सेलर बात करेंगे आपस में, क्रेता और विक्रेता दोनों लोग बात करेंगे जो है। धन्यवाद। सम्मानित मंच और उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों से आए हुए किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आग्रह पे यहाँ पधारे। आप अकेले आए? 4 लोग, 3 लोग आए। बिल्कुल बताएंगे मोबाइल पर। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरा भी विचार ऐसा ही है कि रूरल क्षेत्र पे ऐसा एक डेमोस्ट्रेशन फील्ड बन जाए जहाँ पे किसान आकर के जानकारी ले ले और उनको पूरी सुविधा मिल जाए। इसके लिए नेशनल वैक्सीन प्लांट बोर्ड आरसीसी रूरल कलेक्शन सेंटर जैसी स्कीम बनाते हैं। आरसीसी, डीसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे योजनाओं में है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के। किसान भाइयों, खेती हम लोग आज जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, अपनी आमदनी को बढ़ाना। खेती चाहे वो औषधीय की करें, हम बागवानी करें या फूलों की खेती करें, खेती का हमारा मूल उद्देश्य है वो हमारी आमदनी को बढ़ाना। तो मैंने जो पाया कि किसानों की आमदनी के 3 स्रोत हो सकते हैं। पहला है वनस्पति से आमदनी प्राप्त करना। हमारे पास जो धन है उसमें पहला धन है वनस्पति धन, और दूसरा हमारा जो धन है वो पशुधन है, और तीसरा वो है प्राकृतिक संसाधन। वनस्पति धन से मेरा तात्पर्य है कि वो फसलें, वो वनस्पतियां जो हम अपने खेतों में उगा रहे हैं, जिनसे हमारी आजीविका चलती है, जिसको बेच के हम अपने घर के कार्यों की जरूरतें की चीजें खरीदते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वनस्पति का रूप कोई सा भी हो सकता है, वो गेहूं भी हो सकता है, धान हो सकता है। जैसे राय साहब ने केला, यहाँ केले की शुरुआत कर दी, केला भी एक वनस्पति में ही आता है। तुलसी और एलोवेरा भी एक वनस्पति का ही पार्ट है। तो हम जो हरी वनस्पतियां देख रहे हैं ये सारी हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन बात आती है मार्केट के लिंकेज की कि किसको कहां और कैसे बेचा जाए। दूसरा जो हमारा पशुधन जिसको हम लोग करते ही हैं, ग्रामीण परिवेश में आप देखे होंगे कोई भैंसिया रखते हैं, कोई गाय रखते हैं, तो कोई बकरी पालन करते हैं। हमारे राजस्थान में लोग ऊंटों का पालन करते हैं, पशुधन से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। और तीसरा प्राकृतिक संसाधन का तात्पर्य है सौर ऊर्जा, जल से आप क्या आमदनी ले सकते हो, हवा से, विंड एनर्जी से क्या आपकी इनकम का स्रोत हो सकता है। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये होना चाहिए कि खेती से इस तरह के उपक्रम करें जिससे कि हमारी आमदनी आज जितनी है उसको हम एटलीस्ट डबल या 3 गुना तक बढ़ाने का प्रयास करें। आप किसी के लोभ या लालच में ना आए कि 1 एकड़ से 10 लाख 20 लाख। आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमाए, करोड़पति बन गए। नहीं, एकदम से एक सीधे आप किसी छत पे चढ़ सकते हो क्या? नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी आप छत पे चढ़ सकते हो। आज आपकी आमदनी गेहूं से 15,000 रुपए एकड़ की या 20,000 रुपए एकड़ की है, तो उसको आप इसी वर्ष या अगले 2 साल में 3 लाख या 10 लाख नहीं बना सकते। भूल जाइए, आपको 15 से 30 पे जाना होगा, 30 के बाद उसको 50 पे, 60 पे, 100 पे, इस तरह से कन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी आप आगे सफल हो पाओगे। औषधियां कौन कौन सी लगाए थे? देखो, सबसे बड़ी बात, अभी क्यूरोसिटी हुई, सर ने बताया कि चंदन की खेती कर रहे हैं, सभी ने अट्रैक्ट किया कि मैं पौधे लगाऊं। राय साहब बकोपा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इतना रुपए मैं प्रति एकड़ की आमदनी ले रहा हूं, तो सबको लगा कि क्यों ना मैं कर लूं। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी और प्रॉपर एक चैनल बनाना पड़ता है। तो क्या वो हम लोग नहीं बना सकते? क्या हम लोग
सब लोग राय नहीं बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा। विषय आता है कि कौन सी फसलों को गाजीपुर बेल्ट में किया जाए। सबसे मेन मूल बात यही है, निष्कर्ष इसका आज की मीटिंग का यही रहेगा कि हम लोग ऐसी कौन सी फसलों का चयन करें जो यहाँ इजीली हो सकती है। फसल करने के लिए 3 बातें मुख्य है। एक तो आपकी जलवायु के अनुसार फसल का चयन होना चाहिए। एलोवेरा आपकी जलवायु का पौधा नहीं है। अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राजस्थान में एलोवेरा सक्सेसफुल है। वहां एक किसान प्रति बीघा 50,000 रुपए आमदनी प्राप्त करता है बिना प्राइमरी वैल्यू एडिशन। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू एडिशन करता है तो वही आमदनी 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति बीघा हो जाती है। तो क्या फसल गलत हुई या हमारा चयन गलत हुआ? चयन गलत हुआ। सफेद मूसली टीकमगढ़ और ग्वालियर बेल्ट में बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हो रही है, बट यहाँ प्रॉब्लम दूसरी रही। उस पर अपन चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा 10 मिनट आपका समय ध्यान आकर्षित करूंगा। तो पहली बात हुई कि फसल का जलवायु के अनुसार चयन होना चाहिए। दूसरा मुख्य बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो है कि क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल मिले आपको। फसल का चयन तो हो गया, अब दूसरी बात आती है कि क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल आपको मिलना चाहिए। वो कहां से मिलेगा? उसके लिए केंद्र सरकार ने NMPV ने 200 नर्सरियों को असिस्टेंस दी हुई है, सरकार की सहायता दी हुई है। नर्सरियां डेवलप्ड है आप लोगों के लिए। आप अपनी डिमांड आपके स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से, आप कृषि के माध्यम से भी आप अपनी जरूरत पहुंचा सकते हैं। अगर आप इनको सूचना नहीं करेंगे तो इनको कभी सपना नहीं आने वाला है कि आपको कौन से पौधों की जरूरत पड़ने वाली है। अगली वर्षा काल आ रही है, अब आप अपनी डिमांड अभी दीजिए, आपकी व्यवस्था ये करके देंगे। ये आपकी सेवाओं के लिए ही कार्य कर रहे हैं। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सही कीमत पे मिलना चाहिए। कीमत का बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश में एलोवेरा के नाम से किसानों के साथ ठगी हो गई। एलोवेरा का पौधा जो 60 से 70 पैसे या 1 रुपए अधिकतम कीमत हो सकती है, उसको 5 से 10 रुपए में पौधे किसानों को बेचे गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में सफेद सतावर के नाम पे स्कैम हुआ। वहां 20 रुपए और 50 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से सतावरी के पौधे किसानों को दिए गए। तो ये कारण लैक ऑफ नॉलेज। किसानों को एक्चुअल में जो पौधा वो खरीद रहा है या जो बीज वो खरीद रहा है उसकी सही कीमत क्या है बाजार में, ये जानकारी कहीं किसी भी सिस्टम से नहीं मिलती है। ये एक बड़ी समस्या है। इसमें NMPV का भी मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि अपने पोर्टल पे समयबद्ध तरीके से सीड और प्लांटिंग मटेरियल की एक एवरेज प्राइस, मार्केट प्राइस सर्कुलेट करे, जहां से किसान भाइयों को जागृति मिल सकती है। और सही बीज सही कीमत पे विद एग्रो टेक्निक। एग्रो टेक्निक का मेरा मतलब है ट्रेनिंग, पूरी जानकारी। अभी किसी भाई साहब ने बोला था कि हमें, वो आप ही ने बोला था कि लगाने से लेकर के फिर कटाई, फसल उपरांत, मतलब कटाई के बाद क्या क्या प्रक्रिया, सारी एक वीडियोग्राफी या किसी भी एक तरीके से हमें जानकारी मिले अपनी लोकल लैंग्वेज में। ये बहुत जरूरी है। बिना एग्रो टेक्निक के गेहूं भी नहीं बोया जा सकता। जिसको गेहूं बोना नहीं आता वो गेहूं नहीं बो सकता, उसको पता ही नहीं है कब बोना है और इसकी तरीका क्या है। तो कोई भी फसल करते हैं उसकी एग्रो टेक्निक बहुत जरूरी है। उसके लिए RCFC, SMPP और नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड समय समय पे ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करवाते हैं। ये सामूहिक संगोष्ठी है। विषय सब्जेक्ट विशेष भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद आप लोग कंडक्ट करवाते हैं ना। मतलब आप बकोपा पे अगर ट्रेनिंग लेना चाहोगे तो वो भी आपकी ये करवाएंगे, उसमें उस विषय के विशेषज्ञ आते हैं। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है मार्केट लिंकेज। मार्केट की एश्योरिटी बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, अनसर्टेनिटी है। इस सेक्टर में कब बकोपा 90 रुपए किलो बिक जाएगा और कब ये 50 रुपए किलो भी खरीदार नहीं मिलेगा, कोई गारंटी कभी भी नहीं है। मार्केट की डिमांड फार्मेसियों से क्रिएट होती है और फिर वो नीचे ग्राउंड पे आती है। तो ये चीज हमें पता लगे कि किस प्रोडक्ट की, किस फसल की कब कितनी मार्केट की डिमांड आने वाली है। तो हमें एक ऐसी एजेंसी से जुड़े रहना जरूरी होगा, हमें अवेयर रहना होगा, मार्केट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये काम एक सामान्य किसान नहीं कर सकता। इसके लिए
हमारे जैसे जो पढ़े लिखे किसान हैं, हम में, हमारे समाज में जो एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और लिटरेट फार्मर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को अपने आसपास में इसकी जानकारी उपलब्ध कराते रहे। भाषण करने से तो पेट नहीं भरता। अब बात आती है आयुर्वेद की कि आयुर्वेद में कौन कौन से पौधे हैं जिनकी जरूरत है। मैं हालांकि किसान हूं और मैं अपनी एक फैक्ट्री भी, मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखा है और ट्रेडिंग भी करता हूं। बट वैद्य जानते हैं, हमारे बीच में वैद्य साहब बैठे हैं, आप भी डॉक्टर साहब वैद्य हैं, इनको मालूम है कि कितनी आयुर्वेद में कौन कौन सी जड़ी बूटी की जरूरत है। कल बता रहे थे परसों लखनऊ में कि 2500 तरह के पौधे हैं जिनका आयुर्वेद में जरूरत है। अब 2500 बहुत बड़ी संख्या हो गई। हम लोग तो उलझे हुए हैं चावल, धान और गेहूं और सरसों, इससे आगे चौथी कोई क्रॉप हमें ध्यान ही नहीं आ रही कि क्या की जाए। और जिनका बाजार मूल्य 5 रुपए किलो, आलू मान लो, प्याज मान लो, जिनके 5 रुपए किलो होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो गेहूं का 17, 18, 20 रुपए किलो मान लीजिए। सरसों है जो 35, 40 रुपए की होती है, इस बार थोड़ी तेज हो गई है। इससे आगे हमारा कोई सोच नहीं है। हमें क्रॉपिंग पैटर्न मेडिसिनल प्लांट का ऐसा बनाना है जिसमें हमारी ये 20, 25, 30, 50 रुपए की इनकम को 100, 150 रुपए के कैटेगरी में हम लेके जावे। ऐसी क्रॉप को सिलेक्शन करना है। औषधीय पौधे जलवायु क्षेत्र के अनुसार चयन करने के लिए बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए चर्चा करते हैं तो हमें 5 दिन का समय कम से कम लगेगा। मैं संयुक्त रूप से इसको संक्षिप्त करके आपको बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में औषधीय पौधे का असली किसान वो है जो कलेक्शन और कल्टीवेशन दोनों काम करता है। केवल कल्टीवेशन करने वाला किसान कभी भी सही मायने में किसान नहीं कहलाएगा। आपको आपके आसपास के पेड़ पौधे की जानकारी, उनका मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए सस्टेनेबल तरीके से। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरे को उखाड़ लो, अगले साल वहां कुछ ना मिले। उसको इस तरह से आप उखाड़िए, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आप एटलीस्ट 35% पौधे वहां छोड़िए ताकि अगले साल वो रीग्रोथ हो। बायोडाइवर्सिटी एक्ट का भी ध्यान रखिए। आपके यहाँ ग्राम पंचायतों पे, पंचायत में एक रजिस्टर डाला हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें आप मेंशन करवाइए जो जड़ी बूटियां आप कलेक्शन कर रहे हैं उनका। कलेक्शन की जो स्पीसीज मैंने देखी है यहाँ पे गाजीपुर में जो हो रही है, मेरे आज दिन में आते समय मैंने देखा कि गिलोय, अपामार्ग, बथुआ, चौलाई, मकोई, नीम पत्र और पीपल, ये जो पीपल का पेड़ है ये काफी है इधर। भूमि आमला, गन्ना भी शायद गाजीपुर में करते हैं ना, गानी है, हो रहा है। तो गन्ने की जड़, ये गन्ना, कांस यहाँ खूब है, कूसा और सरकंडा और दूब घास, ये पंच तृणमूल के पार्ट है। बाजार में ये अवेलेबल नहीं होते। हम लोगों के यहाँ बहुत सारा हुआ है, बहुत खड़ा है। दुर्वा कोई बिकने की चीज है, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन सच में दुर्वा बिकती है। ये पंच तृणमूल के पार्ट है जो बाजार में अवेलेबल ही नहीं है। ये अवेयरनेस होना हमें जरूरी है। कल्टीवेशन की बात करें, इसके अलावा केले के फूल, आपके यहाँ भी केले का प्रोडक्शन बढ़ा है, केले के फूल भी बिकते हैं, बाजार में डिमांड है, आपको ध्यान होना चाहिए। पपीता की जड़, ये मैडम आप गोरखपुर से, आपने 50 हेक्टेयर में पपीता लगवाया है, तो पपीते की जड़ें भी बिकती है, ये आपको ना ही मालूम था। लेते हैं आप, क्या भाव लेते हैं? अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वेस्ट से भी वेल्थ कैसे बनाई जाए। जो खराब है, हो रहा है, पपीते को फल के बाद में उखाड़ के फेंकना है, तो उसके पत्ते और उसकी जड़ से भी कैसी आमदनी निकाली जा सकती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कल्टीवेशन में हमारे यहाँ पे कहू, ब्राह्मी, सतावर, प्रिस्पर्णी और सालपर्णी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और इसको कल्टीवेशन में इमीडिएटली लाना ही पड़ेगा, मार्केट में ये खत्म होने लगी है। सहजन की खेती यहाँ हो सकती है, भूमि आमला, चंदन, गुड़हल, इसके अलावा चिया, कलौंजी, बड़ी कटहरी की भी खेती करनी जरूरी हो गई है, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ओरिजिनल सोलेनम इंडिकम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम खेती करेंगे तभी तो उसको चेंज कर पाएंगे। खेती करना जरूरी है। धतूरा की खेती कंपलसरी हो गई है। ब्लैक धतूरा
कानपुर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए तैयार है कि कोई किसान तैयार हो जावे जो धतूरे की खेती करे। लेकिन अब बात करते हैं अपन अपने ग्रामीण परिवेश में, धतूरे की खेती बोलेंगे तो आसपास के पड़ोसी हंसेंगे कि यार इसने क्या लगा दिया है। ये सत्य बात है, लेकिन कलयुग है, इसमें इन्हीं चीजों की जरूरत है। इसके अलावा कौच है, मिल्क तीसल आपके यहाँ इस पूर्वांचल में बहुत अच्छे से हो सकता है। मिल्क तीसल एक रबी की क्रॉप है, वो बहुत अच्छे से हो सकती है। हटजोड़ जो है वो यहाँ बहुत इजी हो सकता है। ये सारे पौधे मैंने क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर डिजाइन किए हैं। औषधीय पौधों की खेती 6 स्तरीय होती है। पहले पेड़ लगाएं, आपके खेतों में आप पेड़ नहीं लगाते, और राजस्थान में आइए आपको खेत के बीच में पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, और हम उससे इनकम लेते हैं। तो पेड़ से आमदनी ली जा सकती है। आप अपने खेतों में पेड़ लगाने की परंपरा डालिए। पेड़ों के नीचे आप सर्फ छोटे पौधे जैसे गुड़ल, मैंने इसमें नोट किया है, गुड़ल जैसे सर्फ प्लांट हैं, उनको आप जरूर लगाएं। बाउंड्री की क्रॉप, आपके खेत की मेड़ से क्या आमदनी आ सकती है उस पर भी सोचिए। हाँ जी, देखो खेती का एक ही मूल मंत्र है, जिसको जो डॉक्टर बन गया वो डॉक्टर बनने के बाद 1 मिनट का उपयोग 1 मिनट का उपयोग करता है ना। अपने प्रोफेशनल में वो ईमानदारी से है, तो हमें अपने प्रोफेशन में ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी का मतलब आपको प्रति इंच जमीन प्रति सेकंड उसका उपयोगिता तय करनी है। अब बस इतना ध्यान रखिए, 1 इंच जमीन आपकी 1 सेकंड भी खाली ना रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी सब्सिडी की, किसी सरकारी योजनाओं की जरूरत भी नहीं है। और सरकार की योजनाएं इतनी ज्यादा अपने पास होता, फंड नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए, हमारी संख्या ज्यादा है। एक विषय हाँ, तीसरा ये हो गया, बाउंड्री पे आप क्रॉप लीजिए। चौथा है क्लाइंबर स्पीशीज, जिसमें मैंने गुड़मार भी लिखा है। कौच है ये आपकी बाउंड्री की क्रॉप में आएगा, बट ये क्लाइंबर स्पीशीज है। और ट्यूबर मतलब कि कंदीय फसलें, जिसमें सफेद मूसली, सतावर, हल्दी, इसके अलावा भी विदारी कंद भी एक फसल है जिसकी कंद उसका उपयोग में आता है। आपका कलियारी है, कलियारी यहाँ शायद देखना पड़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा जांच का विषय जी कर सकते हैं। बिल्कुल, इन फसलों का आप खेती करिए। मार्केट लिंकेज के लिए अब बात आती है, ये तो होगी खेती का विषय। अब आता है कि अपन मार्केट से कनेक्ट कैसे होंगे। इसके लिए आप इन सरकारी मेहमानों का उपयोग ले सकते हो, और इनको करना ही है आपके लिए। कैसे करेंगे? आपके एक किसान के घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, ये तो तय मानिए। इसके लिए आपने को एक FPO में गठित होना पड़ेगा। FPO हमारे लिए सबसे बेस्ट मॉडल है आज की डेट में। फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है, इसके लिए जिला स्तर पे कमेटी भी बनी हुई है। आप उनसे जाकर के मिलकर अपना एक FPO क्रिएट करवा लीजिए। फिर आप रूरल कलेक्शन सेंटर बनवाइए। उसके लिए प्रपोजल आप आज ही इनसे, NMPP से भी आए हुए हैं, RCFC से भी है, SMPP के अधिकारी भी बैठे हैं। ये इस रीजन में उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा है। पूर्वांचल के लिए एटलीस्ट एक मॉडल RCC यहीं से शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि यहाँ सब इतने सारे किसान आए तो सच में इनका इंटरेस्ट है, करने वाले लोग हैं, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत कर दी जाए उस RCC की। RCC का एक मॉडल जो बना हुआ है उसमें सारी व्यवस्थाएं है, ग्रेडिंग, थ्रेडिंग, वॉशिंग, सारी व्यवस्थाएं उस पर डिजाइंड है। अगर वो आता है तो आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग की समस्याएं खत्म हो जाती है, और वो इजी अप्रोचेबल है। 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे के सारे किसान वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, वहां से आप फार्मेसी को कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट भी बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करवाती है। इनके पास में फार्मेसी की बड़ी डिमांड फिलहाल आई हुई है। शर्त एक ही है, क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, आपकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वो तब होगी जब आप उसको पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब फसल काटने के बाद प्रोसेसिंग ठीक से करें। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के लिए भी आप बोलिए सर को कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी हमें मिले। उसके लिए QCI की साइड ट्रेनिंग है ना सर, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके यहाँ होगा। मार्केट लिंकेज में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ।
हमारी कंपनी है विनायक हर्बल के नाम से, विनायक हर्बल। वो मार्केट कनेक्टिविटी करती है। विनायक हर्बल किसानों के साथ 3 तरह के मॉडल में जुड़ती है। पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके कुछ क्राइटेरिया है। दूसरा हमारा कंसल्टेंसी मोड है और तीसरा हमारी